मैम फैमिली की बात करें तो उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरी इस जर्नी में, क्योंकि जैसे मैंने बताया उनको कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है। एक्चुअली में उनको पता भी नहीं था एग्ज़ाम एक्चुअली है किस बारे में, लेकिन फिर भी जब मैंने बोला कि मुझे करना है तो मेरे पापा ने तुरंत मुझे बोला कि हाँ ठीक है तो सब्सक्रिप्शन ले ले। और उसके बाद में मेरी तैयारी के लिए मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अपन अपना बेस्ट दे रहे हैं और अगर ये नहीं होगा तो अपन वापस से प्रिपेयर करेंगे। मैं उस चीज़ के लिए मैं डर नहीं रही थी कि हाँ ठीक है वापस प्रिपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा। मुझे ये था कि हाँ ठीक है सेकंड अटैम्प्ट है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। अभी मेरा मास्टर्स ख़त्म भी नहीं हुआ था उस वक्त, तो मेरे को इतना ज़्यादा वो नहीं था कि नहीं होगा तो कुछ जैसे दुनिया ख़त्म हो जाएगी। मुझे ये था कि कोई बात नहीं, वील प्रिपेयर अगेन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कैमोमाइल टी विद टॉपर्स। मेरा नाम है हफ्सा मलिक और आज आप सुनने वाले हैं पूरी की पूरी कहानी एक JRF टॉपर से। साइकोलॉजी की JRF टॉपर हैं नविता। ये हमें अपनी सारी जर्नी के बारे में बताने वाली हैं। आई एम रियली एक्साइटेड, आई होप यू आर टू। सो नविता, वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मैम, आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। Alright, I am really happy to have you. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, इमोशंस पहले बाहर आ जाने चाहिए, तो फिर फ्रूटफुल कॉन्वर्जेशन होगी। तो पहले मुझे आप बताइए कि जब आपने पहली बार अपने JRF जो रिज़ल्ट है आपका, जब देखा आपने अपना रिज़ल्ट, तो कैसी फीलिंग आई या क्या लगा, वो अगर आप इमोशंस। यस मैम, जिस दिन रिज़ल्ट आने वाला था उस वक्त मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो मैं बैठ के चुपचाप अपना पढ़ रही थी एंड अचानक से मुझे किसी फ्रेंड का मैसेज आया कि रिज़ल्ट इज़ आउट। तो मैंने जल्दी से अपना फ़ोन खोला और मैं लेके बैठी रिज़ल्ट देखने के लिए। एंड आई केप्ट प्रेइंग एंड आई केप्ट टेलिंग माई सेल्फ कि अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, आई विल प्रिपेयर अगेन। आई वॉज प्रिपेयरिंग अगेन एट दैट टाइम। तो आई टोल्ड माई सेल्फ कि कोई बात नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं। बट व्हेन आई ओपन द रिज़ल्ट एंड सॉ दैट नविता and the result said कि assistant professor in JRF qualified, I started crying. That moment, मतलब मैं कभी भूल नहीं सकती वो moment. I called my mother and I told her कि I cleared the exam and she was so happy. She said कि तू रो क्यों रही है, अब तो क्लियर हो गया ना, अब तो तुझे इतनी वो नहीं करनी, मेहनत भी नहीं करनी, अब तो एग्ज़ाम क्लियर हो गया, अब क्यों रो रही है। तो फिर that was very nice. तो नविता, आप हमारे लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड अपना दे सकती हैं कि आप कहाँ से हैं, आपने एजुकेशन अपनी मास्टर्स कहाँ से किया है, फैमिली कैसी है? यस मैम, नेटिव मैं झुंझुनू से हूँ, बट आई गेस 6 years बैक आई केम टू जयपुर टू कंप्लीट माई स्टडीज़ फर्दर। आई completed my graduation from ICG college in Jaipur and then मैंने URAT PG दिया, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का एग्ज़ाम होता है, वो दिया मैंने। then I got selected in Rajasthan University, तो I did my MSc from there. Okay, wonderful. Yeah. And for my family, I belong to a very conservative family and they really don't understand my subject, and there are relatives of mine who keep asking me what is going on in their mind. कि अच्छा साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो दिमाग में क्या चल रहा है, बताओ। yes, आप क्या बोलते हो? मैम आई टेल देम कि ऐसे नहीं होता है, साइकोलॉजी के बच्चे दिमाग नहीं पढ़ सकते, हम सिर्फ एक्सप्रेशन से बता सकते हैं कि क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। मैं तो हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि बता दो, आपको डरावने सपने आते हैं, ऐसे होता है वैसे होता है, आपको जेलसी हो रही है, ये सब। हाँ मैम, वी कैन गिव अ जनरल आइडिया बिकॉज वी नो हाउ रिलेटिव्स आर। चलिए, तो अब आते हैं आपकी प्रेपरेशन पे। फिर पुट असाइड द रिलेटिव्स। तो प्रेपरेशन की बात करते हैं। आपने सबसे पहले नेट एग्ज़ाम के बारे में कब आपको जानकारी मिली और आपने प्रेपरेशन अपनी ज़ीरो से कहाँ से स्टार्ट की? मैम, जब मैंने आपको बताया कि मैंने URAT PG के लिए प्रिपेयर किया था, तब मैंने साइकोलॉजी के साथ साथ मैंने बॉटनी का एग्ज़ाम भी दिया था। तो देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ माय ब्रदर who completed her MSc from University of Rajasthan in psychology itself. So I called her to ask कि मतलब मुझे लगता था कि मैं साइकोलॉजी कर ही नहीं पाऊँगी,
बिकॉज ग्रेजुएशन में मेरी साइकोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि कोविड में चली गई थी पूरी ग्रेजुएशन। सो आई मतलब इतना था ही नहीं, पढ़ ही नहीं पाए थे ज़्यादा, तो मुझे बहुत डर लगता था। तो मैंने उसको मैसेज किया, उनको कॉल किया, मैंने पूछा कि क्या मैं कर भी पाऊँगी क्या। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, यू कैन गो फॉर इट। फिर मैंने उनसे आगे के लिए पूछा कि फिर फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। एंड आई लव टीचिंग, आई यूज्ड टू टीच माई फ्रेंड्स इन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल्सो। सो आई आस्क्ड हर कि मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट है, उसके लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो वो कैसे होगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि नेट का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए तुम तैयारी कर सकती हो। उन्होंने भी तैयारी की थी एंड शी टोल्ड मी दैट शी गेव 3 अटेम्प्ट्स एंड डिड नॉट क्लियर। सो मुझे ऐसा लगा कि अगर उनका ही क्लियर नहीं हुआ है तो मेरा कैसे क्लियर हो पाएगा। तो आई केप्ट थिंकिंग व्हाइल डूइंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन, आई केप्ट थिंकिंग कि नहीं, तैयारी करनी है, बट एक्चुअली मैं हो नहीं पा रही थी। ओके क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत प्रेशर था पोस्ट ग्रेजुएशन का भी। फिर जब मैं सेमेस्टर 3 में थी तो फ्रेंड्स वगैरह भी बात करते थे कि नेट का फॉर्म निकलने वाला है मार्च में। तो दैट वाज एक्चुअली द टाइम व्हेन आई डाउनलोडेड द सिलेबस एंड लुक्ड एट इट कि क्या है। सो मुझे ये पता चला कि मेरा जो 3rd सेमेस्टर का सिलेबस था उससे काफ़ी कुछ कॉमन था नेट के सिलेबस में। तो मुझे लगा कि हाँ, इतना तो अपन अभी कर ही सकते हैं, बाकी जब एग्ज़ाम हो जाएगा अपना उसके बाद में अपन इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो मार्च अटेम्प्ट जो था वो मैंने यही सोच के दिया था कि हाँ, जितना सेमेस्टर 3 में अपना हो गया उसके हिसाब से अपन एग्ज़ाम लिख सकते हैं। आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे, बट उस एग्ज़ाम में मैंने अच्छा स्कोर किया। तो फिर मुझे उम्मीद हुई कि नहीं, वो अलग है, मैं अलग हूँ और हो सकता है कि मैं कर पाऊँ। बाकी JRF की मैंने उम्मीद नहीं की थी, मुझे लगा था कि हाँ, नेट तो हो ही जाएगा। तो स्टडीइंग कहाँ से स्टार्ट की आपने? मैंने मैम जब मार्च का मेरा एग्ज़ाम हो गया था, उसके बाद में सेमेस्टर 3 के एग्ज़ाम्स तो चल ही रहे थे, तो वो ख़त्म होते होते अप्रैल आ गई थी। फिर अप्रैल में जब रिज़ल्ट आया तब एक्चुअली मैंने मार्क्स देखे मेरे, तब मुझे ऐसा लगा 13 अप्रैल को रिज़ल्ट आया था उस वक्त। तो 14 अप्रैल को जब मैंने रिज़ल्ट देखा था, एक दिन लेट, मैंने जब रिज़ल्ट देखा तो मैं इतनी खुश थी कि सिर्फ बेसिक जो अपना अंडरस्टैंडिंग था उसके बेसिस पे मैंने इतना अच्छा किया। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। तो देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ माइन हु केप्ट टेलिंग मी कि अनअकैडमी ज्वाइन कर, हफ्सा मैम से पढ़ और तू फ़ैन हो जाएगी उनकी। ही केप्ट टेलिंग मी दैट। तो उस वक्त फिर मैंने उससे बात की सब्सक्रिप्शन के लिए कि हाँ, मुझे लेना है, और एंड आई टुक द सब्सक्रिप्शन एंड on 15th April I joined your classes and then started taking recorded lectures because the batch started from 6th March itself. So I was very late. So I started taking recorded lectures. I scheduled everything and just started taking classes. Okay. और इस समय आपका मास्टर्स भी चल रहा था? यस मैम। तो आपने दोनों के बीच में टाइम कैसे मैनेज किया? मैम अप्रैल में थोड़ा सा मुश्किल हुआ था क्योंकि कॉलेज में कभी कभी जाना पड़ता था। ऑल्दो रेगुलर कॉलेज है मेरा, बट इतना जाना नहीं पड़ता था। बट अप्रैल में थोड़ी सी मुश्किल हुई क्योंकि वर्कशॉप्स वगैरह होते थे वहाँ पे। ओके। तो उस वक्त मैंने एक स्प्रेडशीट बनाया एक्सेल पे एंड आई पुट टाइम स्लॉट्स इन इट, और उसमें मैंने सारा सिलेबस जो था ना, मैंने पहले ये देखा कि कौन सी यूनिट की कितनी क्लासेस हैं और आपने कौन सी यूनिट कवर कर ली हैं, कितनी यूनिट्स बची हैं। तो वो मैंने पुराना वाला जो रिकॉर्डेड वीडियोस थे उसमें से मैंने चेक किया कि कितनी क्लासेस की यूनिट्स हैं। उसको मैंने सारा एक पेज पे लिखा। उसके बाद में मैंने उनको डिवाइड किया डेज़ में, और मैंने ये देखा कि मेरे पास कितने दिन है पढ़ने के लिए, और वो सारा डिवाइड करके मैंने ये सोच लिया था। एग्जैक्ट 60 डेज़ थे मेरे पास में प्रिपरेशन के लिए। 15 जून को एग्ज़ाम था एंड आई स्टार्टेड ऑन 15th अप्रैल एंड आई वॉच्ड योर यूट्यूब क्लास इन विच यू टोल्ड कि कहाँ से शुरू करना चाहिए। बेसिक्स के लिए आपने बताया था कि AP साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए। तो 4 दिन तो मेरा वो बुक पढ़ने में चले गए थे। अच्छा। फिर मैंने 20th अप्रैल से स्टार्ट किया था पढ़ना, और पूरा स्केड्यूल बना लिया था मैंने पहले ही। उसमें मैंने बीच में रिवीजन स्लॉट्स भी डाल दिए थे कि ये डेज़ अपने को रिवीजन के लिए देने, जो भी अपन ने पढ़ा है उसके, और सारा स्केड्यूल बना के फिर मैंने पढ़ना शुरू किया था। और इसमें आपने पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जगह रखी थी? यस मैम, अ लिटिल बिट फॉर पेपर 1। बाकी टाइम इतना कम था ना, इट वाज ओनली 60 डेज़ कि मैंने पेपर 1 के लिए ज़्यादा सोचा नहीं था कि मैं क्या करूँगी। मैं दिन में 1 घंटा रखती थी पेपर 1 के लिए, बट वो पेपर 2 में ही चला जाता था।
तो फिर पेपर 1 का क्या किया आपने? मैम लास्ट का जब 1 महीना बचा था ना, तब मुझे लगा कि अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। एंड थैंकफुली मेरा न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत अच्छा रहा है स्टार्टिंग से, तो उसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली। जब मैंने मैराथन्स ली थी तलवीर सर की यूट्यूब पे, तो वहाँ पे जब मैं DI और मैथमेटिकल रीजनिंग लगाने बैठती थी ना, तो मेरे क्वेश्चन सही होते थे। और जब मैं मॉक टेस्ट देती थी तो उसमें भी मेरे DI और मैथ सही होती थी। तो मुझे ये समझ आ गया था कि इसी से जो है ना मेरे मार्क्स आएंगे इसमें पेपर 1 में। तो मैंने हायर एजुकेशन में ऑनेस्टली मैंने टच भी नहीं किया था। मैंने सिर्फ जो यूनिट्स मेरी अच्छी थी, और एक मुझे वीडियो मिला था लॉजिकल रीजनिंग का जो आपने पढ़ाया था पास में, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर मुझे मिल गए थे, तो इसलिए मैंने लॉजिकल रीजनिंग वहाँ से पढ़ लिया था, वरना मैं वो भी छोड़ देती। तो वो सारा जो भी यूनिट्स मेरी अच्छी थी, जैसे कम्युनिकेशन उस वक्त मेरे सेमेस्टर 3 में था, तो वहाँ से हो गया था। और बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने इसलिए पढ़ लिया था बिकॉज आई लव टीचिंग, सो आई थॉट आई शुड हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट इट। और बाकी मैंने जैसे पीपल एंड एनवायरनमेंट है और हायर एजुकेशन, इनके लिए बस तलवीर सर के मैराथन्स देख लिए थे। उनमें मॉक्स मतलब क्वेश्चंस लगा लेती थी, जो गलत होते थे उन पे थोड़ा सा देख लेती थी कि क्यों हो रहे हैं। तो उनके मेरे छोटे से नोट्स बन गए थे, उन्हीं को मैं बार बार पढ़ती रहती थी। ठीक है, तो आपका ये जो रहा है जर्नी शॉर्ट रही है बट काफ़ी स्ट्रेसफुल भी रही होगी। तो आपने 60 दिन में किए हैं अपनी मेजॉरिटी ऑफ योर प्रेपरेशन, तो इस पे थोड़ा ध्यान देते हैं क्योंकि ये पीरियड आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल रहा होगा, हेक्टिक भी रहा होगा। तो एक दिन आपका टिपिकली कैसा दिखता था? मैम मैंने मेरे डेज पहले प्लान कर लिए थे कि क्या होगा, एंड मैंने मान ली थी ये चीज़ कि हाँ अपने को 2 महीने में कहीं नहीं जाना और कुछ नहीं करना। यही है जो है। अब नेट का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद ही मैं घूमने जाऊंगी और उसके बाद ही मैं कुछ अच्छा सा खाने जाऊंगी बाहर। तो आई वुड वेक अप एट 8 एंड मैंने मेरा दिन 10 बजे से प्लान कर रखा था रात के 12 बजे के लिए। तो उसमें मैंने स्लॉट्स बना रखे थे कि मुझे जो है 40% ऑफ द टाइम जो है नई क्लासेस देखने के लिए देना होता है। तो टिपिकली 4 आवर्स जो है मैं नई क्लासेस देखती थी, और बाकी का जो टाइम था वो मैं जो देखा हुआ होता था वो रिवाइज़ करती थी। स्टार्टिंग में रिवाइज़ करने के लिए कुछ था नहीं, तो स्टार्टिंग में मैंने फिर 6-6 घंटे आपके जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते थे वो देख लेती थी, और उसके बाद में शाम में थोड़ा सा पेपर 1 करने की कोशिश करती थी। और साथ में क्योंकि उस वक्त मेरा सेम 3 चल रहा था, तो वहाँ पे भी डिसर्टेशन बनाना था, तो उसके लिए भी थोड़ा सा सिनॉप्सिस, कभी इंट्रोडक्शन लिखना है, कभी ROL के लिए कुछ सर्च करना है, तो वो सब होता था। तो उसके लिए भी मैंने 1 घंटे का स्लॉट रख रखा था, तो उसमें मैं सारा कुछ करती थी। वंडरफुल। तो आपने काफ़ी अच्छे से प्लान किया था। तो मैं आपको यहाँ पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, अगर आपने ये शेड्यूल ना बनाया होता 60 दिन का, और अगर आपने ये प्लानिंग ना की होती, क्या आपका नेट JRF हो जाता? नहीं मैम, मुझे नहीं लगता कि मैं बिना प्लानिंग के कुछ भी कर पाती, बिकॉज़ एक तो मुझे थोड़ा सा ऑब्सेशन रहता है स्केड्यूल का, तो मैं बिना स्केड्यूल के तो पढ़ ही नहीं सकती थी। तो वो स्केड्यूल था, इसलिए मुझे पता होता था कि मुझे क्या करना है। अगर मुझे पता नहीं होता कि मुझे क्या करना है, तो फिर मैं एक कोने में बैठ के रो रही होती, मैं कर नहीं पाती, क्योंकि मुझे एंजाइटी हो जाती है बहुत जल्दी। तो अगर मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं होता, तो फिर मेरे को ये लग रहा होता है कि अब क्या करूं, और फिर वो साइकिल जो है वो डिप्रेशन तक पहुंच जाती है कि नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो इससे अच्छा मुझे लगता था कि अपन पहले से स्केड्यूल बना के रखते हैं और उसी को फॉलो करते हुए चलते हैं। तो मैंने 40 डेज़ में जो है पूरा सिलेबस कवर कर लिया था, और साथ में एक रिवीजन भी कर लिया था पूरे सिलेबस का। 40 डेज़ में? यस मैम। कितने क्लासेस देखते थे आप रोज़ मैम मैं 3 क्लासेस देखती थी, जिसमें से 2 सेम यूनिट के होते थे और एक जो मतलब छोटी यूनिट मैंने साथ में रखी थी। जैसे मैंने बायोलॉजिकल बेसिस और अटेंशन वाली जो यूनिट थी वो बड़ी थी, तो 2 क्लासेस उसकी देखती थी, एक बायोलॉजी की देखती थी, तो ऐसे बैलेंस करके चल रही थी मैं। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आपका काफ़ी हेक्टिक डे रहता था ना, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक? यस मैम। विच इज़ क्रेजी, 14 आवर्स। तो आप ब्रेक्स लेती थी बीच में या कुछ नहीं? यस मैम, मैं 3 ब्रेक लेती थी आई थिंक बीच में। जैसे सुबह 10 बजे मैं बैठ जाती थी तो लंच ब्रेक ले लेती थी एक, और उसी में फिर मैं आधे घंटे का एक पावर नैप ले लेती थी ताकि शाम मेरी निकल जाए और मुझे नींद ना आए। और एक कॉफ़ी ने मैम बहुत हेल्प की मेरी पूरी प्रिपरेशन में, क्योंकि मैं जग नहीं पाती थी। अगर मैं सुबह 1 कप कॉफ़ी पी लेती थी 10 बजे जब पढ़ने बैठती थी उस वक्त, तो
वो उससे मेरा दिन निकल जाता था पूरा। और उसके बाद में फिर शाम को एक ब्रेक ले लेती थी और उसके बाद में रात को खाने के लिए एक ब्रेक ले लेती थी। तो वो 3 ब्रेक ले लेती थी, उनमें भी फिर मैं ये डिसाइड कर लेती थी कि हाँ ठीक है, आज का दिन इतना कवर हो गया और इतना अपने को और करना है। तो वही चलता रहता था दिमाग में, और कुछ चल ही नहीं रहा था उस वक्त। तो आपने कंप्लीट फोकस किया है प्रिपरेशन पे। आपने Yes, क्लियरली कहा कि ना कहीं बाहर जाना, ना कहीं खाने जाना, कुछ नहीं। यस मैम, उस वक्त तो मैंने कोई फैमिली फंक्शन हो, किसी का बर्थडे हो, मैं कहीं नहीं गई, क्योंकि मुझे पता था कि 2 ही महीने हैं, जून में कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो मुझे था कि अभी अगर मैं इसको लाइटली ले लेती हूँ तो फिर वापस से 6 महीने का साइकिल मुझे कवर करना पड़ेगा। और मुझे दिक्कत नहीं थी उससे कोई, मुझे ये नहीं था कि हाँ ठीक है 6 महीने और पढ़ना है, वो तो मैं अभी भी पढ़ ही रही हूँ क्योंकि मुझे गेट के लिए भी प्रिपेयर करना है। तो लेकिन मुझे ये था कि ये जो चांस है ना, ये मिस हो जाएगा। एक तो मुझे बहुत सेल्फ डाउट होता है खुद पे, तो मुझे एक तो ये लगता था कि पता नहीं वो मार्च में जो मेरा रिजल्ट आया वो मेरी मेहनत थी या लक था, क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि पेपर बहुत ईजी था, तो मुझे लग रहा था कि कहीं उस वजह से तो नहीं मेरे अच्छे मार्क्स आ गए। तो इसलिए मुझे खुद को प्रूव भी करना था, मेरी सेल्फ एस्टीम के लिए मुझे था कि हाँ मैं क्लियर कर लूँ इसी बार। तो आपने एज अ चैलेंज लिया है इस चीज़ यस मैम, ये बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, पेपर 1 पे आप थोड़ा सा फोकस करेंगे कि आपने चलो 1 ही महीने में किया। आपका पेपर 1 का स्कोर क्या था, और आपने ये भी कहा कि मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग था। तो आपने 1 महीने में क्या किया, कैसे फोकस किया पेपर 1 पे, ताकि आप वो JRF कट ऑफ क्रॉस कर पाए? यस मैम, पेपर 1 में मेरे 60 मार्क्स ही आए थे सिर्फ, इससे ज़्यादा मेरे मार्च वाले अटैम्प्ट में आए थे। लेकिन पेपर 1 के लिए मैंने वैसे अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, सिर्फ मैंने हाँ टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मैंने प्रॉपर क्लासेस देखी थी निहारिका मैम की। उसके अलावा मैंने किसी की भी क्लासेस नहीं देखी थी, मैराथन्स देखती थी मैं तलवीर सर के। और उसी से जो मेरे क्वेश्चंस, वो भी मैं MCQs लगाती थी उनकी क्लासेस में। तो उसमें जो MCQs गलत होते थे ना, वो मैं एक पेज पे नोट कर लेती थी। ऐसे करके मेरे पेपर 1 के कुछ 8 to 10 पेजेस के नोट्स बन गए थे। अच्छा। तो जैसे लास्ट के जो डेज थे ना, उनमें मैं सिर्फ मॉक्स लगाती थी। आई गेस 10 to 15 डेज प्रायर टू द एग्जाम आई स्टार्टेड डूइंग मॉक्स। तो रोज़ मैं एक मॉक करती थी और उसमें मेरे मार्क्स देखती थी। और उस मॉक को देने से पहले मैं वो जो मेरे 10-12 पेज के नोट्स थे उनसे रिवाइज कर लेती थी। ओके। तो उससे मेरे को बहुत हेल्प मिली। ऑल्दो मेरा स्कोर जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा था, इट वाज बिटवीन 58 to 68 आई गेस। सो एंड एग्ज़ाम में भी फिर मैंने उतना ही स्कोर किया। तो पेपर 1 के लिए मैंने अलग से बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी। मैंने मेरा पेपर 2 ही इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि मुझे पेपर 1 के मार्क्स पे ज़्यादा रिलाई ना करना पड़े। तो पेपर 1 में आपने ज़्यादा मॉक्स किए एंड में, और उससे आपका डिसेंट स्कोर आ गया। यस मैम। हाँ ठीक है। और आपने मैराथन्स एंड ये सारा कुछ किया। तो पेपर 2 आपने स्ट्रॉन्ग होल्ड ज़्यादा आपकी पेपर 2 पे है, तो आपने पेपर 2 में क्या किया? नोट्स बनाए, सिर्फ क्लासेस को फॉलो किया, कौन कौन से क्लासेस देखे, क्या किया? आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं? मैम क्योंकि मेरे पास में इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं था, तो मैंने नोट्स बनाने में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने आपके जो नोट्स थे ना, क्लासेस के कंप्लीट PDF आपने शेयर कर रखे थे, उनको मैंने डाउनलोड किया, एडिट किया, और उसमें से जो वेस्ट पेजेस थे वो निकाल दिए, और बाकी का जो बचा उसको मैंने प्रिंटेड फॉर्म में अपने पास में रख लिया। और जब मैं क्लासेस लेती थी ना, तो उन्हीं में आप जो बोलते थे ना, मैंने विदाउट एनोटेशंस प्रिंट करवाए थे। तो उनमें जो भी आप बोलते थे ना, वो मैं साइड में लिख लेती थी छोटा छोटा। तो मेरे वही नोट्स थे, उसी से मैं प्रिपेयर कर रही थी, उसी से मैंने रिवीजन किया। उससे क्या होता था, एक तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो वो मेरे सामने रहते थे, मैं रिवाइज करती थी तो सारे पन्ने वापस से पलट रही होती थी। तो उससे क्या होता था कि जो चीज़ें अपन, कई बार क्या होता है कि अपन नोट्स बनाते हैं ना, तो उसमें अपने को जो चीज़ें बेसिक लगती है ना, अपन छोड़ देते हैं, वो नहीं लिखते। जो अपने को हार्ड लगता है ना, अपन वही लिख रहे होते हैं नोट्स में। बट उन नोट्स से क्या होता था कि मैं सारे पे एक बार नज़र मेरी आ जाती थी ना, तो मेरे बेसिक्स भी नहीं मिस हो रहे थे, हार्ड भी नहीं मिस हो रहा था, और थ्योरीज भी एकदम जैसी आपने बताई थी ना, जो फोटोज थे, सारा कुछ रिवाइज हो जाता था। सो दैट वाज द बेस्ट थिंग आई डिड। ठीक है, तो आपने नोट्स नहीं बनाए क्योंकि आपके पास समय कम था? यस मैम। ओके, एब्सोल्युटली वंडरफुल। गिविंग अ टिप टू ऑल ऑफ द अदर लर्नर्स आउट देयर एज वेल, इफ़ यू हैव वेरी लेस टाइम फॉर प्रिपरेशन, अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, अगर आपके पास 3 महीने से कम है, तो नविता की ये स्ट्रैटेजी बहुत कमाल की है, जहाँ पे आप अपने एजुकेटर के नोट्स को फॉलो करते हैं और अपने सिर्फ बहुत शॉर्ट नोट्स उन्हीं नोट्स पे लिख देते हैं। Now coming back, we will also talk about how did you handle all of the pressure,
क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आपको सपोर्ट मिला, या जब आप नहीं जा रहे थे फैमिली इवेंट्स में, जब आप बर्थडे पार्टीज़ कहीं भी नहीं जा रहे थे, क्या आप थोड़ा आइसोलेटेड फील कर रहे थे, या क्या घर वालों से ये रिक्वेस्ट आई कि क्यों पढ़ रहे हो और कुछ नहीं है क्या, या ऐसा कुछ? मैम, फैमिली की बात करें तो उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरी इस जर्नी में, क्योंकि जैसे मैंने बताया उनको कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है। एक्चुअली में उनको पता भी नहीं था एग्ज़ाम एक्चुअली है किस बारे में, लेकिन फिर भी जब मैंने बोला कि मुझे करना है तो मेरे पापा ने तुरंत मुझे बोला कि हाँ ठीक है तो सब्सक्रिप्शन ले ले। और उसके बाद में मेरी तैयारी के लिए मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है कि वो मुझसे कुछ भी नहीं करवाती थी सारे दिन में, एंड मैं जो कहती थी ना वो मुझे ला के देती थी मेरे रूम में। तो मतलब उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और रही आइसोलेशन की बात, तो मुझे लगता है कि प्रेपरेशन में मैं इतना ज़्यादा मतलब मेरे पास टाइम ही नहीं था आइसोलेशन का सोचने के लिए। 2 ही महीने थे एंड मेरा पूरा दिन ऐसे ही चला जाता था। इवन मैं जब रात को सोती थी तो रिवाइज़ करते हुए सोती थी कि हाँ आज अपन ने ये पढ़ा है और इसके अंदर ये चीज़ें थी। वो रिवीजन करते करते ही मुझे नींद आ जाती थी, मुझे सोचने का टाइम ही नहीं मिल रहा था कि अपन आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। और हाँ, कई बार ऐसा होता था कि आज पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा हो गया, या क्या मैं क्लियर कर लूँगी क्या, वो सब जब मेरे दिमाग में आता था तो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, वो लोगों का मतलब वो सेम प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वो मेरी सिचुएशन समझ जाते थे, तो मैं उनसे बात करती थी कि हाँ तुमने क्या कर लिया। उससे एक थोड़ा कॉम्पिटिटिव टच भी मतलब बना रहता था कि हाँ ठीक है सब प्रिपेयर कर रहे हैं, इन लोगों का क्लियर हो जाएगा, अपना नहीं क्लियर होगा, ये सब सोचती थी। तो फिर वापस से प्रिपरेशन पे आ जाती थी कि नहीं अभी करना है अच्छे से। तो थोड़ा सा हेल्दी कंपटीशन भी मिल रहा था। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अब स्ट्रेस जो आता है, प्रेशर जो आता है एग्ज़ाम का, उसके साथ आपने कैसे डील किया? मैम, एग्ज़ाम का पहले तो आइडिया नहीं था कि जून में ही हो जाएगा। मुझे लग रहा था कि पिछली बार जैसे फेज़ 5 तक गया था एग्ज़ाम, मुझे लग रहा था कि अभी भी जुलाई तक चला जाएगा एग्ज़ाम होते होते। बट जब पता चला कि 15 को ही एग्ज़ाम है, मेरा तो सिलेबस ही कुछ शायद 25 मई को मेरा सिलेबस ख़त्म हुआ था, तो मुझे लग रहा था कि अभी 20 दिन में अपन क्या करेंगे, कैसे करेंगे। बट फिर मैं स्प्रेडशीट खोल के बैठी और मैंने नई शीट उठाई और मैंने रिवीजन का पूरा स्केड्यूल उसमें बनाया कि ऐसे अपने को रिवीजन करना है। और जैसे आपने जो जो चीज़ें बताई थी, एक मैंने आपकी जो एडवाइस थी, वो जो शीट थी ना, उसको मैंने बहुत रिलीजियसली फॉलो किया है। मतलब मैंने मान लिया था कि ये जो है ना, ये अपने लिए भागवत गीता जैसी है। तो उसको मैंने बहुत रिलीजियसली फॉलो किया। उसमें जैसे लिखा हुआ था कि पहले अपने को बेसिक कोर्स करना है, फिर कंप्लीट कोर्स करना है, फिर अपने को वो रिवीजन कोर्स करना है जिसमें साथ में MCQs भी थे, फिर एक PYQ कोर्स था 10 ईयर का, फिर मेकअप प्रैक्टिस कोर्स था, फिर एनालिसिस ऑफ प्रैक्टिस था। तो वो मैंने एज इट इज़ वैसे के वैसे लगाने शुरू कर दिए थे। तो मैंने जैसे 2 जो थे ना, उसमें से रिवीजन वाला और PYQs वाला, वो मैं साथ साथ में मैंने लगाना शुरू कर दिया था। जैसे यूनिट खत्म होती थी वैसे जो रिवीजन का टाइम रखती थी उसमें रिवाइज करके मैं MCQ लगाने शुरू कर दिए थे। फिर मैंने आपकी एक क्लास देखी जिसमें आपने बोला कि जब टाइम बहुत कम है ना, तो क्लासेस देखने में टाइम मत वेस्ट किया करो और डाउनलोड कर लिया करो PDF, फिर MCQs लगाया करो। तो मैंने उस चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट किया। लास्ट में जैसे मेरा मेगा प्रैक्टिस कोर्स बच गया था, तो मैंने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, क्योंकि उसकी आपने वीडियोज़ ली थी, तो वो मैंने सोचा कि ये मुझे करना है, उसके मैं देती थी टेस्ट, और साथ में मेगा प्रैक्टिस कोर्स जो था और ट्रायम्फ सीरीज़ थी, वो दोनों मैंने PDF से लगाने शुरू कर दिए थे। तो उससे मुझे बहुत हेल्प हुई, वो बहुत जल्दी हो जाते थे PDF से जब लगाते थे। तो MCQs उससे बहुत अच्छे हो जाते किया थे। है आपने, बहुत अच्छे। अब रिवीजन पे आते हैं, तो आपके पास समय ऑलरेडी बहुत कम था। अब रिवीजन आप कितना कर पाए, और कितना आप कहेंगे दूसरों के लिए कि ज़रूरी है करना, है या नहीं, कितनी ज़रूरी है, आपने कितने बार किया, कैसे किए? मैम, मुझे लगता है कि रिवीजन जो है ना, वो प्रिपरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने जैसे जैसे पढ़ा था ना, मैंने साथ में ही रिवीजन करना शुरू कर दिया था, तो मुझे ऐसा जितना लोड भी नहीं लगा रिवीजन का, और मुझे ऐसे मैं बोर भी नहीं हुई रिवीजन करके, क्योंकि मैं साथ साथ में वो सेम चीज़ कर रही थी। जैसे मैं कोई आपकी क्लासेस लेती थी मैं, तो आप बोलते थे कि क्लास शुरू होने से पहले जो पुरानी क्लासेस का होता है ना, वो सारा रिवाइज कर लिया था। तो मुझे पता होता था कि मुझे 10 बजे क्लास लेनी है ना, तो मैं 9 बजे ही बैठ जाती थी, और जो पहले की क्लासेस हुई होती थी उस यूनिट की, वो पहले सारी जो है पन्ने
पलट लेती थी एक बार, तो मुझे आइडिया होता था कि हाँ अब क्या होने वाला है। जैसे वो मूवी चल रही होती है ना, उस तरीके से मैंने उस चीज़ को लिया कि पहले रिकैप देख लेते हैं, फिर उसके बाद में अभी वाला देखेंगे। तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। उसके बाद में जैसे ही मेरा कोर्स ख़त्म हो गया, तब तक मैं एक रिविज़न कर चुकी थी ऑलरेडी साथ में। तो 40 डेज़ में मैंने पढ़ भी लिया था, एक रिवीजन भी कर लिया था। तो उसके बाद में मेरे पास में इनफ टाइम था कि मैं अच्छे से जो है 1 या 2 रिवीजन और कर सकूं। तो उसके बाद में मैं ये करती थी कि सुबह का जो टाइम था ना, 4 घंटे मैं रिवीजन के लिए रखती थी। 1 यूनिट रिवीजन करती थी और उसके बाद में उसके जो है सारे MCQs जो भी थे वो सारे लगा लेती थी। तो उससे मेरे 10 डेज़ में वो वाला रिवीजन भी ख़त्म हो गया था। उसके बाद में फिर मैंने एक दिन में 2 यूनिट्स उठाना शुरू किया और वो बहुत ईजी हो गया था, क्योंकि आ रहा होता था, सिर्फ पेजेस पलटने होते थे। तो वो बस पेजेस पलटने का ही टाइम लग रहा होता था मुझे लास्ट में। तो फिर उसके बाद में मैंने 2-2 यूनिट्स करके उठाना शुरू किया और उनके फिर मैंने मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर दिए कंप्लीट वाले। तो उस वक्त मैं पेपर 1 के भी मॉक्स लगा रही थी और उसके साथ में इसके भी लगा लेती थी। फिर रोज़ दोनों मॉक लगाने के बाद में बैठ के सोचती थी कि इतना इनफ है क्या JRF क्रैक करने के लिए। तो बट उन मॉक्स में तो अच्छे मार्क्स आ जाते थे, लेकिन फिर भी ऐसे मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं था कि क्लियर हो जाएगा क्या। मुझे बहुत सेल्फ डाउट होता है मैम इस चीज़ के लिए। अब तो नहीं ना? हाँ अभी नहीं है। तो आपने मॉक टेस्ट काफ़ी किए हैं, आपने रिवीजन भी काफ़ी किया है। तो बहुत बच्चे पूछते हैं मैम रिवीजन में पहले टाइम से ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब पहले टाइम जब पढ़ा दूसरी बार जब रिवीजन किया उतना ही समय लगता है, क्या ये सही है? नहीं मैम, अगर अपन ने अच्छे से पढ़ा होगा ना, अगर हमारे बेसिक्स क्लियर और आपकी क्लासेस कंप्लीट कोर्स वाली अच्छे से देखी हैं, उसके अंदर कमेंट करने में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, तो मैम बहुत इजीली रिवीजन हो जाता है। मुझे मिनिमम 1 घंटा लगता था पुरानी क्लासेस का रिवाइज करके और आपकी क्लास स्टार्ट करने में वापस से। और क्योंकि मैंने साथ साथ में रिवीजन कर लिया था और MCQs लगा रही, तो मुझे पता होता था कि मेरे कौन से टॉपिक्स में मुझे दिक्कत होने वाली है या कौन से टॉपिक्स मेरे वीक हैं। तो फिर रिवीजन में मैं उन पे ज़्यादा फोकस करती थी और बाकी जो है वो पेजेस पलट के रख देती थी। ठीक है। तो आपने वीक एरियाज पे ज़्यादा। यस मैम। हाँ, तो ये कैसे फाइंड आउट करे एक स्टूडेंट कि मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं और मेरे वीक एरियाज क्या हैं? मैम ये जब अपन MCQ प्रैक्टिस करते हैं उससे पता चल जाता है कि हमारे कहाँ पे मार्क्स आ रहे हैं, कहाँ पे मार्क्स नहीं आ रहे। जैसे मुझे पता है कि मेरे को स्टार्टिंग से डिसऑर्डर्स में दिक्कत रहती थी। डेवलपमेंट का जो इनिशियल वाला पार्ट था वो मेरा बहुत अच्छा था, थियरीज वगैरह, बट जैसे ही डिसऑर्डर्स में पहुंचते थे वैसे ही मेरे मार्क्स ख़त्म हो जाते थे। तो मुझे पता था कि क्योंकि मेरे मार्क्स वहाँ पे कम आ रहे थे, तो मुझे पता था कि वो मेरा वीक एरिया है। तो जब मैं पढ़ती थी तो मैंने डिसऑर्डर्स के चार्ट बना लिए थे और वो मैंने एक ट्रांसपेरेंट फोल्डर ले रखा था, उसी में रखती थी मेरे टेबल के ऊपर। तो जब भी मैं कुछ पढ़ने बैठती थी तो मैं पहले एक दो डिसऑर्डर्स देख लेती थी, तो उससे फिर वो थोड़े से बेटर होने लगे थे। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि वीक एरियाज पे ज़्यादा फोकस दिया जाए। ओके। और कुछ मैजिक स्ट्रैटेजी है या फिर बार बार पढ़ के ही होता है वीक एरिया, कैसे होता है? यही मैजिक स्ट्रैटेजी है कि बार बार पढ़ेंगे तो अपने आप चीज़ें इजी हो जाएंगी। कंसिस्टेंटली पढ़ने से ही सॉल्व होगा मैम। एब्सोल्युटली। तो हम आपका प्रेपरेशन फेज ही रहा है 2 महीने का, तो मैं 1 महीने का आपको पूछती नहीं हूँ। 2 महीने 1 महीने नॉट अ ह्यूज डिफरेंस, बट आई रियली वांट टू नो कि जो लास्ट 10 डेज थे, सोचो क्या आप कवर कर पाई? क्या आप तब तक 50 दिन में आपने कितना किया था और लास्ट 10 डेज में आपको कितना करना था, पेपर 1 और पेपर 2 का, दोनों का? तो क्या आपको बहुत डर लग रहा था एग्ज़ाम से, क्योंकि एग्ज़ाम डेट भी जल्दी आ गई? तो फिर आपने कैसे किया, क्या किया लास्ट 10 डेज में, क्या किया? मैम लास्ट 10 डेज़ में मैंने पहले तो बैठ के स्केड्यूल बनाया कि अपने को किस तरीके से 10 डेज़ अपने बिताने हैं। तो उसमें आपने भी एक बहुत अच्छा रिवीजन कोर्स लॉन्च कर रखा था, वो था, और एक साथ में आपने एक इम्पॉर्टेंट 100 टॉपिक्स करके कोई सीरीज़ थी आपकी। तो मैंने वो साथ में देखना स्टार्ट किया, क्योंकि तब तक मेरी 10 यूनिट्स तो रिवाइज हो चुकी थी, बट मुझे ये था कि कहीं कुछ नया ना आ जाए, क्योंकि क्वेश्चंस करती थी ना तो उसमें कुछ नए टॉपिक्स दिखते थे। तो उनको कवर करने के लिए फिर मैंने वो वाला सीरीज़ करना शुरू किया, जिसमें मुझे कुछ नए टॉपिक्स मिले। उनको देख के एक बार तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि अपना तो कोर्स ख़त्म हो गया और ये टॉपिक्स तो अपन ने देखे भी नहीं, ये क्या हो रहा है, अगर ऐसा एग्ज़ाम में हो गया तो मैं क्या करूँगी। तो उस चीज़ से बहुत डर भी लगा एक बार, बट फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अपन अपना बेस्ट दे रहे हैं और अगर ये नहीं होगा तो अपन वापस से प्रिपेयर करेंगे। मैं उस चीज़ के लिए मैं डर नहीं रही थी कि हाँ ठीक है वापस प्रिपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा।
मुझे ये था कि हाँ ठीक है, सेकंड अटैम्प्ट है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अभी मेरा मास्टर्स ख़त्म भी नहीं हुआ था उस वक्त, तो मेरे को इतना ज़्यादा वो नहीं था कि नहीं होगा तो कुछ जैसे दुनिया ख़त्म हो जाएगी। हाँ। मुझे ये था कि कोई बात नहीं, वील प्रिपेयर अगेन। आई थिंक बच्चे ये भी डर ले लेते हैं कि इस बार नहीं हुआ तो लाइफ ख़त्म, यू नो। हाँ, तो ये भी ज़रूरी है कि एग्ज़ाम को सीरियसली लिया जाए, लेकिन इतना सीरियस नहीं कि आप सोचें बस लाइफ ख़त्म हो जाएगी। यस मैम। बिकॉज उससे आई फील नर्वसनेस ज़्यादा होती है। हाँ, उससे मैम फिर लास्ट के जो 10 डेज है ना, उसमें हम स्ट्रेस में निकाल देते हैं उनको। वो फिर ना हम पढ़ भी नहीं पाते हैं, एग्ज़ाम भी उसी एंजाइटी में, फिर एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है क्योंकि हमें नोट नहीं दिखता क्वेश्चंस में, या फिर नोट दिखने लगता है क्वेश्चंस में। कई बार हमें लग रहा होता है कि हम ये क्वेश्चन आंसर मार्क कर रहे हैं, और फिर जब आंसर शीट देखते हैं ना तो कुछ और ही मार्क किया हुआ होता है। एब्सोल्युटली। तो इसी पे बात करते हैं हम। अब आते हैं, आपका जो एग्ज़ाम डे था उससे बिल्कुल पहले आपने एक दिन पहले क्या किया? क्या रिवीजन करते रहना चाहिए जब तक आप एग्ज़ाम सेंटर पहुंचो, या आपने क्या किया? आप इतना बताएं। मैम, एक तो आपका सीरीज़ चल रहा था तो उसमें लास्ट जो डे था उस पर 2 रिवीजन क्लासेस थी। हाँ। तो मैंने वो किए, और उसके बाद में मैं सो गई 9 बजे। मुझे ये था क्योंकि मेरा सेंटर जो है वो कुछ 1.5 आवर्स की मतलब डिस्टेंस पे हाँ। दूर था। तो हमें सुबह निकलना था 10 बजे के एग्ज़ाम के लिए, हम 7 बजे निकले थे, तो मुझे 6 बजे उठना था। तो मैं 9 बजे ही सो गई थी कि अब इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। और एक मेरे पापा कहते हैं कि मेरी आदत है, एग्ज़ाम से पहले मैं एक बार डर के रो देती हूँ ना तो मेरा एग्ज़ाम अच्छा हो जाता है। तो जब मैंने आपकी रिवीजन क्लास ख़त्म की थी ना, तो फिर मेरे साथ में वो चीज़ भी हो गई कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे एक बार डर गई थी, और उसके बाद में मैं रो दी थी। तो मेरे पापा बोले कि अब तेरा एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। बचपन से ट्रेडिशन है क्या? यस, काइंड ऑफ। तो फिर वो हो गया और मैं सो गई। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उठी तो मैं मेरे नोट्स साथ में लेके चल रही थी कि पढ़ूंगी रास्ते में, बट वो ऐसा सच नहीं हो पाया। अच्छा, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑनेस्ट हियर एज वेल कि आपको भी स्ट्रेस बहुत था, ऐसा नहीं है कि नहीं था। लेकिन आई थिंक ये चीज़ बहुत किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए यहाँ पे कि आपने स्ट्रेस्ड आउट होके भी जाके एग्ज़ाम उसी डेडिकेशन के साथ दिया। आप रोए भी लेकिन फिर भी पढ़ाई बराबर। हाँ मैम, है ना? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर अब क्वेश्चंस पे आते हैं। जब आपने पहले पेपर लिया तो आपने क्या देखा, आपने कैसे देखा, और आपने पेपर 1 पहले किया, पेपर 2 पहले किया, क्या पहले कैसे आपने टैकल किया पेपर को? मैम, जब मैं सेंटर पहुंची थी तो एक तो मैं डरी हुई थी क्योंकि मेरा कुछ आधार कार्ड का थोड़ा इशू था वहाँ पे। तो जब मैं सेंटर पे जाके बैठी मेरी सीट पे, तो सबसे पहले तो मैं उसी के लिए डर रही थी, बट जब मैं उससे ओवरकम की तो फिर मैंने खुद को बोला कि कोई बात नहीं, अपन यहाँ से जाएंगे, मैं यहाँ से जाऊँगी और तुरंत वापस से जैसे ही मैम का नया कोर्स लॉन्च होगा ना, मैं ज्वाइन करके वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँगी। क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे गेट के लिए तो प्रिपेयर करना ही है, तो वाई नॉट JRF अगेन, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इसके लिए भी फिर से तैयारी कर लेंगे। तो फिर मैंने वो चीज़ अपने आप को बोल दी थी कि एग्ज़ाम जैसा भी हो, अपनी दुनिया यहाँ नहीं ख़त्म होगी, और इसके बाद में भी अपन वापस प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इतना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। फिर उसके बाद में जैसे क्वेश्चंस देखे, पहले पेपर 1 आया, उसमें DI था, DI बहुत हार्ड था उस वक्त, बट वो मैं सॉल्व करने बैठी और 1-2 क्वेश्चंस किए, बट बहुत शायद 10 या 15 मिनट निकल गए थे उसमें। तो मुझे लगा कि नहीं, ये नहीं कर सकते अपन, पहले अपन पेपर 2 करेंगे। तो मैंने स्विच किया, मैं पेपर 2 पे गई, और उसके क्वेश्चंस बहुत ईजी लग रहे थे स्टार्टिंग में। तो पेपर 2 मैंने किया, उसके क्वेश्चंस अच्छे से हो रहे थे, सारा कुछ एकदम ऐसे फैमिलियर लग रहा था। फिर वो बुद्धिज़्म वाले क्वेश्चंस आए, जिनको देख के एक बार मुझे थोड़ा सा डर लगा कि ये कहाँ से आ गए, ये तो नहीं पढ़े थे। लेकिन फिर मतलब वो 1-2 ही थे उस वक्त। तो फिर लास्ट में जब पेपर ख़त्म होने लगा ना, उस वक्त 1-2 क्वेश्चंस और आए, जिनको देख के मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे एंग्शियस हो गई थी मैं कि यार पेपर तो अच्छा नहीं हो रहा। उस चक्कर में जो रिसर्च वाला पैराग्राफ था, जिसकी मैं इतने टाइम से तैयारी कर रही थी, मैंने आपकी इतनी सारी क्लासेस देखी थी उसके लिए, मेरे उसमें 2 सिली मिस्टेक्स हो गई, जिसका मुझे अभी बहुत रिग्रेट होता है कि अगर मैं वो बुद्धिज़्म वाले क्वेश्चंस के लिए इतना नहीं रिग्रेट करती ना, अगर मैं आगे बढ़ जाती उनसे, तो पेपर थोड़ा और अच्छा कर सकती थी। तो वो चीज़ मुझे अब फील होती है। तो आप खुद को क्या सजेशन देते हैं, वहाँ पे क्या करना चाहिए था?
मैम उस वक्त मुझे वो क्वेश्चंस दे के मूव ऑन कर जाना चाहिए था। वैसे भी आप हर क्लास में बोलते ही ये चीज़ जब भी आप रिवीजन करवा रहे होते हैं तो, कि पेपर में जो है 5 से 7 क्वेश्चंस नए आते ही हैं, तो उनको फिर वैसे ही छोड़ देना चाहिए कि हाँ ठीक है नए क्वेश्चंस हैं, कोई बात नहीं, ये नहीं होंगे। तो ये अपना जो है सिलेक्शन डिसाइड नहीं करते। वैसे भी सिलेक्शन वो 90 to 95 जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं से डिसाइड होता है, 5 क्वेश्चन से कुछ नहीं होता। बट उस वक्त अगर मैं खुद को ये चीज़ समझा पाती, मैं याद कर पाती वो बात, तो शायद मेरा पेपर और अच्छा हो सकता था। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट वंस अगेन। ये ज़रूरी है कि जब भी आप पेपर करते हो आप प्रेजेंट में रह के एक एक क्वेश्चन पे फोकस करते हो, और जब कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप खुद को समझाओ कि चलो बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये वाला नहीं तो आगे और क्वेश्चन हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और रीडिंग पे आपने फिर भी अच्छा स्कोर लाया है, तो आपने कैसे क्वेश्चंस को टैकल किया? मतलब जो क्वेश्चंस आपके सही हुए तो आपने कितनी बार पढ़ा क्वेश्चन को, आपने मार्क किया फिर मूव ऑन किए, या फिर आप वापस आए और आपने आंसर फिर चेंज किया, क्या किया? नहीं मैम, मेरी ना, मैं जब भी मॉक्स लगाती थी तो मैंने ये चीज़ नोट कर ली थी कि जो मैं क्वेश्चन देखते ही 2 बार मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, मेरी आदत है। क्योंकि क्वेश्चन में कई बार अपन सही इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते, या कई बार अपने को नोट दिख रहा होता है, नहीं दिख रहा होता है, तो ऐसे इश्यूज होते हैं। तो 2 बार क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद में जो आंसर लग रहा है ना मैं वही टिक करती हूँ। उसके बाद में उसको नहीं खोल के देखना वापस से, क्योंकि अगर मैं उस क्वेश्चन पर वापस आई और मैंने आंसर चेंज किया तो वो पक्का गलत होगा। तो इसलिए मैंने पेपर 2 में मैंने कोई भी करेक्शंस नहीं किए बाद में, बस मैंने वो जैसा था एज इट इज़ छोड़ दिया। और फिर पेपर 1 जो था उसके लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम बच गया था, क्योंकि क्वेश्चंस पेपर 2 के क्वेश्चन जब अपने को आ रहे होते हैं ना तो पेपर बहुत जल्दी हो जाता है। तो वो मेरा जल्दी हो गया था। और उसके बाद में पेपर 1 था तो वो भी मेरा कंप्लीट हो गया था टाइमली, क्योंकि हायर एजुकेशन वगैरह के क्वेश्चन मुझे आते नहीं थे वैसे भी, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो मैथ्स के लिए मेरे पास में बहुत अच्छा टाइम था, मैथ्स मेरी बहुत अच्छी हुई और सारे क्वेश्चंस मेरे सही भी थे उसमें। और बाकी जो क्वेश्चंस मुझे आते थे वो मैंने किए, और बाकी फिर मैंने जल्दी जल्दी मार्क करके और मैं मूव ऑन कर गई उस पर। चलो ये तो आपने बता दिया। अब मुझे सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा, आपने कहा कि मैं एग्ज़ाम के बाद आई और मैं पढ़ने लगी। हाँ, 1-2 दिन बाद। यस मैम। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं जिनका नहीं होता है, वो रिजल्ट्स तक वेट करते हैं और फिर रिजल्ट्स के बाद वो हार्ट एक डिसअपॉइंटमेंट, यू नो, माय गॉड, सैडनेस होती है 2-4 दिन। फिर उसके बाद जब मन करता है तब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। Yes, मेरे हिसाब से तब ऑलरेडी लेट हो चुका होता है। तो आपने कैसे सोचा कि यू नो ये क्या माइंडसेट कि मैं एग्ज़ाम के बाद ही स्टार्ट करूं फिर से? मैम ये पहले तो मैंने आपको बताया कि मैंने एग्ज़ाम में ये चीज़ सोच ली थी कि मुझे जाके पढ़ाई स्टार्ट करनी है वापस। बट जैसे एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद में मुझे ऐसे बार बार वो बुद्धिज़्म वाले क्वेश्चंस एक तो मुझे याद आ रहे थे, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि नहीं क्लियर हो पाएगा, सिर्फ नेट होगा, बट मुझे JRF चाहिए था। तो जैसे मैं घर वापस आई तो पहले तो मैंने एनालिसिस भी नहीं देखा। मुझे लगा कि एनालिसिस में पता चल जाएगा कि मेरा नहीं हो रहा तो नहीं देखते हैं। फिर जैसे आपका वो प्री बेसिक कोर्स आया था, हाँ। तो तब फिर मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, पढ़ाई स्टार्ट हो गई, अपन भी स्टार्ट कर देते हैं। और फिर क्योंकि अब प्रिपरेशन तो करनी है और इस बार बहुत अच्छा टाइम है, तो इस बार मैं पक्का क्लियर कर लूँगी। और 6 महीने की प्रिपरेशन है, और वैसे भी वो जैसे मैंने पढ़ रही थी ना, कुछ चीज़ें मेरे लिए बहुत नई थी तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थी। जैसे फॉल्स मेमोरीज वगैरह मैंने पहली बार पढ़ा था, तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थी। तो मैं मतलब आई वॉज वेरी ईगर टू स्टार्ट स्टडिंग अगैन। सो जैसे मैंने वापस से ज्वाइन कर ली थी क्लासेस, उसके बाद में फिर मेरे एग्ज़ाम्स आ गए थे। मतलब लास्ट सेमेस्टर था मेरा, तो उसके एग्ज़ाम्स आ गए, तो उस वजह से फिर मुझे छोड़नी पड़ गई थी क्लासेस। फिर एग्ज़ाम्स के बाद में मैंने वापस से कंटिन्यू किया। तो ये एक चीज़ मैं हर टॉपर में देखती हूँ कि पढ़ाई में मज़ा आता है। यस मैम। और मेरा भी मानना है कि जब आप पढ़ाई में यू नो पढ़ाई जब आप एंजॉय करते हैं, दैट्स द ओनली वे टू गो फॉरवर्ड। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैम मुझे ऐसा लगता है कि वही जैसे सानिका ने बोला था कि जैसे जो बच्चे साइकोलॉजी ऑप्ट करते हैं ना, उनके पेरेंट्स ने उनको फोर्स नहीं किया होता, क्योंकि बेचारे पेरेंट्स को खुद को ही ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा था कि साइकोलॉजी क्या होती है। तो जिन्होंने खुद ने साइकोलॉजी अपनी मर्ज़ी से ऑप्ट किया है, अगर उनको सब्जेक्ट में मज़ा ही नहीं आ रहा है तो वो आगे जाके उस सब्जेक्ट के साथ में कैसे रह पाएंगे ना, क्योंकि
मोस्टली अपन देखते हैं कि ना 2 फील्ड्स मेजर है अपने सब्जेक्ट के अंदर, 2 फील्ड्स मेजर है, एक टीचिंग और एक रिसर्च। यही है 2 जो मुझे यही इंटरेस्टिंग लगती है मैम। तो अगर दोनों के लिए जो है ना बेसिक नॉलेज जो है ना होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर अपन सब्जेक्ट के साथ में टच नहीं रख पा रहे, कोई कनेक्शन नहीं फील कर रहे और मज़ा नहीं आ रहा जब सब्जेक्ट पढ़ने में, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम तक ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते। जैसे हर करियर का अपना एक पीक होता है, तो हम यही चाहते हैं ना जब अपन स्टार्ट करते हैं तो कि हाँ मुझे पीक तक जाना है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो अपन उस पीक तक कभी नहीं पहुंच सकते। एब्सोल्युटली नो, आई एग्री विथ यू। मैं बिल्कुल 100% आपसे सहमत हूँ। और आज बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल कॉन्वर्जेशन। थैंक यू सो मच अपनी सारी स्टोरी शेयर करने के लिए। आपके जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। So thank you so much Navita for sharing your wonderful journey with us. आपने सब कुछ बताया कि आपके struggles क्या रहे, कैसे आपने शेड्यूल बनाया, कितने सारे शेड्यूल्स बनाने पड़े और कैसे आपने डट के पढ़ाई की, सारा दिन आप बैठ के पढ़ाई करते थे। अब थोड़ा आपका फन साइड जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपको थोड़े सवाल पूछती हूँ और आप जितना जल्दी हो सके सोचे बगैर आंसर करें, ठीक है? Okay. आप क्या इजीली कर लेते हैं जो दूसरों को डिफिकल्ट लगता है? रिवीजन। गुड वन। अच्छा, अगर नाम बदलना चाहो तो क्या रखोगे? आई थिंक निया। आई लव दैट नेम मैम। ओके, ऑलराइट। If you could know the absolute and total truth to one question, what would you ask? मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप कंप्लीट ट्रूथ जानना चाहो। एक क्या? मैम वही कि रिलेटिव्स ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम माइंड रीड कर सकते हैं। अच्छा, would you leave your hometown forever or would you stay in your hometown forever? Ma'am, I want to leave it forever. आप तो वॉलंटरली तैयार हैं। यस मैम। आपका ड्रीम जॉब क्या है और क्यों? मैम मेरा ड्रीम जॉब है कि मैं पढ़ा सकूं, जितने ज़्यादा बच्चे हों उनको पढ़ा सकूं। एंड दैट इज़ बिकॉज क्योंकि वैसे मुझे लोगों से बात करने में बहुत ऐसे एंग्शियस फील होता है, बट जब मैं पढ़ाती हूँ ना तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ एंड आई एम इन दैट मोमेंट एंड आई लव दैट। राइट। When things break, जब चीज़ें टूट जाती हैं, क्या आप उनको फिक्स करना पसंद करते हैं या रिप्लेस करना पसंद करते हैं? I try to fix them as much as possible. एक ऐसा खाना बताइए जो आप कभी, खाने का आइटम जो आप कभी गिव अप नहीं कर सकते। Chocolate. All right, thank you so much for answering our questions so well. क्योंकि आपने हमारे क्वेश्चंस को इतने अच्छे से आंसर किया, आपको मिलता है अनअकैडमी की तरफ से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू सो मच मैम। नाउ आई वांट टू आस्क यू, अगर आप जो अभी एस्पिरेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं, अगर आप उनसे कुछ कहना चाहो, एक मैसेज उनको दे पाओ जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, बेचारे, अब एग्ज़ाम भी आ रहा है, यस मैम। कुछ आप उनको कहना चाहते हैं, मैसेज उनके लिए? यस मैम। मेरा ये मैसेज है मेरे फेलो लर्नर्स के लिए कि जैसी भी सिचुएशन अभी है, चाहे आप लोगों को ये लग रहा होगा कि हम नहीं क्लियर कर पाएंगे, बट प्लीज़ गिव अप ना करें, कंसिस्टेंट रहें और हार्ड वर्क करें एंड आई कैन अश्योर यू दैट यू विल क्वालिफाई द एग्ज़ाम। और ये जो स्ट्रगल है या फेलियर्स हैं, अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, इट इज़ द पार्ट ऑफ योर जर्नी। तो अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, वी हैव द नेक्स्ट अटैम्प्ट। यहाँ पे लाइफ नहीं ख़त्म होती। और साथ में मैम की एडवाइस को बहुत अच्छे से फॉलो करें, जैसे कि मेरी जर्नी में उसने बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया, आपकी जर्नी भी बहुत बेटर हो जाएगी। एंड मतलब हार्ड वर्क जो है ना वो स्मार्ट वर्क के साथ में ही अच्छा लगता है। तो अगर आप मैम को फॉलो करेंगे ना तो स्मार्ट वर्क वाला सारा काम मैम खुद करके देती हैं, तो आपको बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा कहीं पे भी। थैंक यू। एट Chamomile Tea with टॉपर्स हमारा ये ट्रेडिशन है कि आप एक और टॉपर को टैग करें जो हमारे साथ यहाँ आके अपनी स्टोरी शेयर कर सकें।
ओके मैम, मैं तुलिका सरकार को टैग करना चाहती हूँ, तो हम उनकी भी जर्नी ताकि जान पाएँ। So Tulika, we look forward to seeing you here and listening to your story. Hopefully the team will reach out to you soon. Except for that, ये रहा हमारा आज का एपिसोड कैमोमाइल टी विद टॉपर्स का. आई होप आपको नविता की स्टोरी अच्छी लगी होगी. आई हैड अ लॉट ऑफ फन टॉकिंग टू हर. आई होप आप इससे काफ़ी कुछ सीखोगे. अगली बार हम फिर से मिलेंगे ढेर सारे टॉपर्स के साथ. Until then, bye bye. Thank you for watching.